सेवंथ एल्डर भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब क्या तुम अभी तक सीरियस नहीं थे? ज़ूपेन हंसना शुरू कर देता है और कहता है नहीं, अभी तक तो मैं सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा था। सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं तुम सिर्फ ब्लफ कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की बातें करके तुम मुझे डरा लोगे कि तुम्हारे पास अभी और भी ज्यादा हिडन स्ट्रेंथ है? ज़ूपेन फिर से हंसना शुरू कर देता है और सेवंथ एल्डर से कहता है मुझे नहीं पता कि शायद आपको याद है या नहीं, लेकिन वेंशू माउंटेन के ऊपर जब कुछ महीने पहले हम दोनों की फाइट हुई थी तब आपने मुझसे कुछ कहा था। मैं सेम वही वर्ड्स आपसे फिर से कहने वाला हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारा सामना किसी एब्सोल्यूट पावर के साथ होता है तुम्हारे पास जितनी भी ट्रिक्स और ट्रैप्स होते हैं वो सारे बेकार हो जाते हैं, क्योंकि पावर के सामने ये कुछ भी काम नहीं आते। इस वक्त तुम्हारे सामने मैं एब्सोल्यूट पावर हूँ और तुम्हारी ट्रिक्स मेरे सामने किसी काम की नहीं। मुझे तुम्हें मारने के लिए सिर्फ एक मूव की जरूरत है, मेरा सिर्फ एक मूव और तुम मर जाओगे। एल्डर उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक भी जाते हैं और बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं। एल्डर अपने आप में सोच रहे होते हैं ये लड़का जब से मुझे मिला है तब से इसने मुझे इतना ज्यादा डर महसूस करवाया है। ये सिर्फ मुझे यही दिखाना चाहता है कि जब हमारा सामना एब्सोल्यूट पावर के साथ होता है तो हमें कैसा महसूस होता है। और अब तो मुझे भी ऐसा लगने लग गया है जैसे मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो इस लड़के के सामने बिल्कुल बेकार है। चाहे मैं कोई भी ट्रिक्स को यूज कर लूं, ये लड़का उसके सामने कुछ न कुछ नया निकाल लेगा, मेरे सारे प्लान्स और मेरी सारी ट्रिक्स को फेल कर देगा। मैं इस वक्त इस लड़के के सामने कम्प्लीटली हेल्पलेस हूँ। हालांकि मुझे जीनियस डेविल कहा जाता है, लेकिन इस लड़के के सामने इस वक्त मुझे कोई भी ऐसा प्लान नहीं सूझ रहा जिसकी मदद से मैं इसको हरा सकूं। सेवंथ एल्डर कहते हैं मुझे पता है कि ये मुझसे यहाँ पर बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि ये डीमन कल्टीवेटर है और बदला लेने के दौरान ही ये ज़ाउनिंग को भी बचा लेगा। इसका मेन मकसद यहाँ पर मुझसे बदला लेना है। ज़ीटियान के एल्डर भी कहते हैं ये लड़का तो सेवंथ एल्डर से भी ज्यादा खौफनाक है। इस लड़के ने सेवंथ एल्डर को इस हद तक मजबूर कर दिया कि सेवंथ एल्डर अब कोई भी ट्रिक यूज नहीं कर पा रहे और वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये लड़का सेवंथ एल्डर से भी ज्यादा कुछ खौफनाक बनेगा या फिर जूजी गैंग से भी ज्यादा महान बन जाएगा, क्योंकि इस लड़के की समझने और सोचने की ताकत बहुत ज्यादा है। ये एक जीनियस डेविल है। ज़ूपेन अटैक करने के लिए रेडी होता है और सेवंथ एल्डर से कहता है सेवंथ एल्डर रेडी हो जाओ, मैं अपना वो एक मूव यूज करने वाला हूँ जिससे मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करता है और कहता है अब तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि एब्सोल्यूट पावर क्या होती है और किसी के सामने बेबस होना कैसा लगता है। ज़ूपेन बड़ी स्पीड के साथ सेवंथ एल्डर की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि सेवंथ एल्डर अपने जीन और जैंग को यूज करते हुए उसकी तरफ आगे भेजते हैं। लेकिन ज़ूपेन बड़ी स्पीड के साथ उसके जिन और जैंग को अवॉइड करता हुआ उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि सेम ट्रिक मेरे पर बार बार अब काम करेगी? लेकिन ज़ूपेन जैसे ही अटैक करने के लिए मास्टर के करीब पहुंच जाता है सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं तुम तो मेरे जाल में फंस गए, तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पास जिन और जैंग सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 है। मास्टर अपने पास से अपना तीसरा जिन जैंग भी निकालते हैं, ज़ूपेन पर अटैक कर देते हैं। ज़ूपेन कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम्हारे पास 3 हो या 4 हो, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट पावर के होते हुए तुम्हारे ये सारे ट्रेजर वेपन्स मेरे सामने बेकार हैं। ज़ूपेन जल्दी से अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है। उसका ब्लडी बेबी भी गोल्डन क्विक सैंड की वजह से गोल्डन कलर का हो चुका है और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, यानी उसकी बॉडी भी इनविंसिबल है। ब्लडी बेबी बड़ी ही स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और उसके तीसरे जिन जैंग के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो बड़ी ही स्पीड के साथ एल्डर के पास से गुजर जाता है और साथ ही एल्डर का एक बाजू भी काट देता है। बाजू कटने की वजह से एल्डर बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जबकि ज़ूपेन बड़ी स्पीड के साथ उसके करीब पहुंच जाता है। लेकिन ज़ूपेन जैसे उसे पंच जो हिडन वेपन होता है जो स्पाइक वाला उसको निकाल लेते हैं और चिल्लाते हुए ज़ूपेन से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? एल्डर अपने आप में सोच रहे होते हैं मुझे पता है कि मैं इसके हाथों से मरने वाला हूँ, लेकिन इस लड़के ने कहा था कि ये सिर्फ एक मूव में मुझे मारने वाला है, मैं इसको सिर्फ एक मूव में अपने आप को मारने नहीं दे सकता। ये तो मेरी मरने से पहले बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि मैं इस लड़के के सिर्फ एक ही पंच से मर जाऊं। मुझे इसके इस पंच को ब्लॉक करना है ताकि इसको सेकंड मूव यूज करना पड़े। लेकिन जैसे ही मास्टर का वो वेपन उसके मुक्के के साथ टकराता है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एल्डर को ये देखकर समझ आ जाती है कि मैं इसके सिर्फ एक ही मूव से मरने वाला हूँ। एल्डर कहते हैं अब तो मैं इस लायक भी नहीं रहा कि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल सके। और ज़ूपेन उसकी बॉडी के अंदर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे सेवंथ एल्डर की बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल हो जाता है और सेवंथ एल्डर वहीं पर मर जाते हैं। ज़ीटियान और उसके 8 एल्डर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि ज़ाउनिंग भी रोते हुए ऊपर की तरफ देख रही होती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ज़ूपेन सेवंथ एल्डर से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरी बॉडी इस तरह कैसे हो गई? मेरे पास ये एब्सोल्यूट पावर कहाँ से आई है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैंने इतना ज्यादा दर्द सहा, लेकिन मुझे एक एब्सोल्यूट पावर मिल गई। जैसे वो एल्डर को ऊपर से छोड़ता है एल्डर की डेड बॉडी नीचे आकर गिरती है। सारे लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। ज़ूपेन के वहाँ से चले जाने के बाद ज़ीटियान के एल्डर आगे बढ़ते हैं और सेवंथ एल्डर की डेड बॉडी के पास खड़े होकर कहते हैं सेवंथ एल्डर तुम्हें पूरे टीनियो एम्पायर में सबसे ज्यादा जीनियस समझा जाता था, जूजी गैंग के बाद 2nd नंबर पर, लेकिन किसने सोचा था कि आज तुम्हारी यहाँ पर ऐसी हालत हो जाएगी कि आज तो मुझे भी तुम पर तरस आ रहा है। फिर सेवंथ एल्डर पीछे की तरफ मुड़ते हैं और ज़ीटियान के पास आ जाते हैं, जबकि ज़ीटियान अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है। इस कमीने ज़ूपेन ने सेवंथ एल्डर को तो मार दिया, क्या इतना काफी नहीं था? अब वो ज़ाउनिंग को भी उठाकर साथ ले गया है।
कम से कम जाओनिंग को तो मेरे लिए छोड़ जाता। एल्डर ज़ीटियान से कहते हैं, जाओ जाकर जू फैमिली को उतारो, हम लोग उन्हें अपने जिन्हो मैंशन में वापस लेकर जाएंगे ताकि उन सबका ट्रीटमेंट कर सके। आज के बाद जू फैमिली हमारी सब्सिडरी फैमिली होगी, यानी कि वो हमारे साथी हैं, हमारे जिन्हो मैंशन में ही रहेंगे। ज़ीटियान एल्डर के पास उनका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैं भी सेम बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा था, हम दोनों की सोच बहुत ज्यादा मिलती है, मुझे भी लगा था कि आप इनकी हेल्प जरूर करेंगे। हम इनको वापस लेकर जाते हैं और इनकी हेल्प करते हैं। एल्डर उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, मेरी और तुम्हारी सोच बहुत ज्यादा अलग है। तुम इन सबको बचाना चाहते हो, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए, बल्कि मैं इन सबको अपनी जू फैमिली में लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लड़का इस जू फैमिली से बहुत ज्यादा लगाव रखता है। अगर हम जू फैमिली को अच्छे से ट्रीट करते हैं तो वो लड़का हमारे साथ अच्छे से पेश आएगा, यानी कि वो लड़का हमारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अगर कभी वो हमारे लिए खतरा बन जाता है तो हम लोग जू फैमिली वालों को बंदी बनाकर उस पर दबाव डाल सकते हैं, यानी कि हम जू फैमिली को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं अगर कभी वो लड़का हमारे खिलाफ हो जाता है। ज़ीटियान उनकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो हम लोग जू फैमिली को मेरे लिए नहीं बचा रहे क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, बल्कि हम लोग जू फैमिली को इसलिए बचा रहे हैं ताकि जू फैन हमारा साथी बन जाए। अगर कभी जाओनिंग को इस बारे में पता चल गया कि हमने उसकी जू फैमिली को उसके लिए नहीं बचाया बल्कि हमने जू अपना साथी बनाने के लिए उसकी जू फैमिली को बचाया है, तो जाओनिंग तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देगी। मैं इसको अपना चेहरा कैसे दिखा पाऊंगा। जबकि उसी वक्त एक गली के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जैंगमिंग बेचारा बैठा रो रहा होता है और वो डर के मारे कांप रहा होता है और कहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये कमीना जू फैन वहीं पर आ जाता है और वहाँ पर किसी न किसी को मार देता है। आयरिस को मुझसे क्या चाहिए, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम इसने हमारे योमिंग वैली के 2 एल्डर्स को मार डाला था और इस बार तो इसने मेरे मास्टर को मार दिया है। मैं योमिंग वैली के हेड को इस बारे में क्या बताऊंगा। जू फैन जाओनिंग को उठाकर किंगमिंग सिटी के बाहर ले जाता है और वहाँ पर जाकर नीचे उतर आता है और उसे नीचे उतार देता है। जू फैन उसे नीचे उतारने के बाद कहता है, कुछ महीने पहले मैंने तुमसे एक वादा किया था कि अगर तुम मुझे बीस्ट माउंटेन पर लेकर जाओगी तो मैं तुम्हें शहर से बाहर लेकर आऊंगा, तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम इस वक्त किंगमिंग सिटी के बाहर खड़ी हो। जाओनिंग बाहर का एरिया देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मैं 16 साल की हो गई हूँ लेकिन मैंने किंगमिंग सिटी के बाहर का एरिया नहीं देखा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज फाइनली मैंने अपने किंगमिंग सिटी को पीछे छोड़ दिया है, मैं शहर से बाहर आ चुकी हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर जू फैन। जू फैन उसे कहता है, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, यही तो हम दोनों का एग्रीमेंट था। मैं तुम्हें शहर से बाहर ले आया हूँ और अब मुझे लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मुझे अपने रास्ते पर जाना है, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। जाओनिंग हैरान हो जाती है और उसे कहती है, तुम कहाँ पर जा रही हो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। जू फैन उसे कहता है, मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो मुझे करना है। जाओनिंग उदास हो जाती है और कहती है, लेकिन क्या मुझे तुम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। जू फैन उसे कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। मेरे साथ रहोगी तो तुम बहुत जल्दी मारी जाओगी और मुझे भी तुम्हारी फिक्र करना पड़ेगी, इससे मैं खुद भी खतरे में पड़ सकता हूँ। जाओनिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। जू फैन उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली अभी जिंदा है, तुम्हें उन सब का ख्याल रखना है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पास ज़ीटियान है जो कि जिन्हो फैमिली के हेड का बेटा है, वो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। वो तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि योमिंग वैली वाले तुम्हारी फैमिली से बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। इस वक्त ज़ीटियान तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। अगर वो लड़का वाकई में तुम्हारा साथ देता है और योमिंग वैली वालों को ऑफेंड करता है, मुझे नहीं लगता कि योमिंग वैली वालों से तुम्हारी जू फैमिली को डरने की जरूरत है। फिर जू फैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो। जाओनिंग चिल्लाकर उसे कहती है, ब्रदर जू फैन, हम दोबारा कब मिलेंगे। जू फैन जाने से पहले उसे कहता है, जब तुम्हारी अंगूठी में लाइटनिंग चमकेगी समझ लेना मैं तुम्हारे आसपास हूँ, वही वक्त होगा जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। जाओनिंग वहीं पर खड़ी होकर रोना शुरू कर देती है और कहती है, काश वो मोमेंट बहुत जल्दी आ जाए जब तुम मुझसे वापस मिलने के लिए आओ। मैं हमेशा इस अंगूठी के चमकने का इंतजार करूंगी, जब इस अंगूठी के अंदर से रोशनी निकलेगी तब भी मैं आसमान की तरफ देखूंगी। काश तुम कहीं से उड़ते हुए यहाँ पर आ जाओ और मुझे मिलने के लिए आओ। मैं जिन्हो मैंशन में जा रही हूँ और वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम बहुत ही जल्दी वापस आना। 1 महीने के बाद से होती है। एपिसोड की शुरुआत में टिनजू एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्परर बैठे अपने वार मिनिस्टर के साथ बैठे चेस खेल रहे होते हैं। एम्परर का तीसरा बेटा यानी कि वो मोटू जो कि जू फैन का दोस्त है, वो भागता हुआ वहाँ पर आता है और अपने फादर से कहता है, फादर बहुत ही बड़ी मुश्किल हो गई है, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है जो कि आपको चौंका देगी। एम्परर अपने चेहरे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं बिजी हूँ तब मुझे डिस्टर्ब मत किया करो और इस तरह भागते हुए मत आया करो। तुम 3rd प्रिंस हो, कोई आम लड़के नहीं हो। और क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ पर वार मिनिस्टर के साथ बैठा गेम खेल रहा हूँ, मुझे इस वक्त डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। मोटू अपने फादर से कहता है, फादर मुझे पता है कि मैंने आपको
डिस्टर्ब किया है, लेकिन खबर इतनी ज्यादा बड़ी और चौंका देने वाली है कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं भागता हुआ यहाँ पर आ गया। एम्परर उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से बताओ कौन सी खबर है जिसने तुम्हें इतना ज्यादा हैरान कर दिया है। मोटू अपने फादर से कहता है, मेरे पास एक खबर है और ये न्यूज बिल्कुल कंफर्म है। 1 महीने पहले योमिंग वैली के 7th एल्डर, जिन्हें जीनियस डेविल भी कहा जाता है, उन्हें मार दिया गया, अभी उनके अपनी टेरिटरी किंगमिंग सिटी में। एम्परर और वार मिनिस्टर दोनों ही उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हुआ, किसने उसको मारा। मोटू एम्परर से कहता है, जू फैमिली के बटलर जू फैन ने उसको मारा है। मुझे अभी तक इस बात का नहीं पता कि वहाँ पर हुआ क्या, लेकिन 1 महीने पहले वो वहाँ पर गया था किंगमिंग सिटी में, और वहाँ पर उसने सारे के सारी योमिंग वैली के लोगों के सामने 7th एल्डर को मार डाला। 7th एल्डर को मरते हुए सभी ने देखा है कि जू फैन ने उसको मारा है। साथ ही मुझे एक और खबर का पता चला है और वो भी कंफर्म है कि 1 साल पहले आपको याद होगा कि फैंगलिन सिटी में योमिंग वैली के 2 एल्डर्स मारे गए थे, जिसकी वजह से कियानलांग पवेलियन के ऊपर इल्जाम लगा था कि उन लोगों ने उन दोनों एल्डर्स को मारा है। मेरी खबर बिल्कुल कंफर्म है, जू फैन ने उन दोनों एल्डर्स को मारा था। वार मिनिस्टर भी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो वाकई में एक लिटिल डेविल है। इसने योमिंग वैली के 3 एल्डर्स को मार डाला है और उनमें से एक तो जीनियस डेविल था, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा हास था। योमिंग वैली वाले अब चुप नहीं बैठेंगे। वार मिनिस्टर एम्परर से कहते हैं, योर मैजेस्टी, आप बताएं हम लोग इस मसले से कैसे निकलेंगे, योमिंग वैली वालों को कैसे हैंडल करेंगे। एम्परर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अगर ये फाइट तो बड़ी नोबल फैमिलीज के दरमियान में होती तो फिर यू वैनशन मेरे पास आता और कंप्लेन करता, लेकिन अब के किसी बाहर वाले ने उसके बंधु को मारा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पास आकर कंप्लेन करेगा, क्योंकि ये तो योमिंग वैली वालों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि उनके 3 बड़े एल्डर एक छोटे लड़के के हाथों मारे गए। और दूसरी बात, फैंगलिन सिटी में लू फैमिली के इर्द गिर्द हमारे जितने भी लोग हैं, उन सब से कह दो कि कोई भी लू फैमिली के साथ मसला क्रिएट ना करे। मैं खुद भी लू फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। ये तो हमारे उस सीक्रेट प्लान का एक हिस्सा है, क्योंकि हम लोग 8वीं बड़ी फैमिली बनाने वाले हैं और इसके लिए लू फैमिली का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही वो जोरदार कहका लगाकर हंसना शुरू कर देते हैं। सीन जूजी चेंगफेंग का दिखाया जाता है, जो कि एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर है। एक बंदा उनके पास भी आता है और उन्हें रिपोर्ट देता है कि 7th एल्डर मारे गए हैं। जूजी चेंगफेंग कहता है, लगता है कि 7 फैमिलीज के दरमियान में जो बैलेंस था वो बिगड़ने वाला है और एम्पायर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। मुझे भी अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि मेरा मुकाबला इस बार एम्पायर के एम्परर के साथ होने वाला है, जो कि मुझसे भी ज्यादा वाइज इंसान है, मुझसे भी ज्यादा समझदार है। 7th एल्डर के मरने की खबर हर तरफ फैल चुकी है। एक बार 7 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली के एल्डर को दिखाया जाता है, जिनके पास ये न्यूज आती है कि 7th एल्डर मर चुके हैं। उस बड़ी फैमिली का नाम जीसीफू फैमिली है, फिर इसको जीसीफू कैपिटल भी कहते हैं। एल्डर उस बंदे से कहते हैं, ठीक है तुम जा सकते हो। उसके जाने के बाद एल्डर सोच रहे होते हैं, लगता है कि ये दुनिया फिर से अपसाइड डाउन होने वाली है और हमारी इस दुनिया का नया रूलर आने वाला है, लेकिन इससे बहुत बड़ी तबाही मचेगी। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को इससे नुकसान न पहुँचे। जबकि सेम टाइम पर कियानलांग पवेलियन के अंदर भी सारे एल्डर्स बैठे होते हैं। ये सारे एल्डर्स यहाँ पर लॉन्गजी और लांगनुई की कारकर्दगी को जांचने के लिए बैठे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम बैटल के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। एल्डर उन दोनों बच्चों से कहते हैं, तुम दोनों ने लास्ट टाइम वार के दौरान बहुत ही अच्छा किया था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपने बड़े एल्डर के पास भेज दिया जाए, जहाँ पर जाकर तुम अच्छे से ट्रेन कर सको और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सको। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी से हमारी फैमिली की सीक्रेट मार्शल आर्ट्स को सीखना शुरू कर दो, क्योंकि फ्यूचर में तुम दोनों को एक एल्डर बनना है। मास्टर सैन कहते हैं, हालांकि ये दोनों बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाकी की 6 बड़ी फैमिलीज के स्टूडेंट्स के मुकाबले में ये बिल्कुल एवरेज है, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लांगनुई एल्डर से कहती है, आप हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम तो अपनी बोन फोर्जिंग रॉम में भी चले गए हैं, हमने अपने आप को लेवल अप कर लिया है, फिर भी आप हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। लॉन्गजी लांगनुई से कहता है, 3rd एल्डर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाकी के स्टूडेंट्स के मुकाबले में हम लोग बहुत ज्यादा वीक हैं। मैंने सुना है कि जिन्हों के यंग मास्टर 3 साल पहले ही बोन फोर्जिंग रॉम में चला गया था और अब तो वो अपनी 7th लेयर पर पहुंच चुका है। उन सारे स्टूडेंट्स के मुकाबले में हम लोग बहुत ज्यादा वीक हैं। यहाँ तक कि योमिंग वैली के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे भी बोन फोर्जिंग रॉम में हैं। यहीं पर मास्टर ज्यू को भी दिखाते हैं। मास्टर ज्यू के कंधे पर वो ब्लैक क्रो भी बैठा होता है, जो कि जू फैन ने मास्टर को तोहफे में दिया था। मास्टर ज्यू नुई से कहते हैं, हालांकि अभी तुम बहुत ज्यादा ना समझ हो, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम बहुत बड़ी महान एल्डर बनोगी, अपने बलबूते पर बहुत कुछ हासिल करोगी। मास्टर ज्यू उन दोनों से कहते हैं, अगर तुम जू फैन से कुछ सीखना शुरू करो और उसकी कल्टीवेशन ले लो और उसके कुछ सीक्रेट मेथड सीख लो, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे मास्टर्स बन सकते हो। लांगनुई उसका नाम सुनते ही फिर से बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, अंकल ज्यू, आप बार बार उस लड़के का नाम क्यों ले लेते हैं, तो बस लू फैमिली का एक बटलर है। आपने उसे अपना एल्डर बनने की ऑफर की थी, लेकिन उसने हमारी कियानलांग पवेलियन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। अब मैं ये बात मानती हूँ कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी कल्टीवेशन अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फ्यूचर में कुछ ज्यादा कर पाएगा। हम लोग उससे आगे निकल जाएंगे। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और बाहर से एक बंदा भागता हुआ अंदर आता है। वो सीधा मास्टर सैन के पास आता है और उन्हें एक कागज पकड़ाते हुए कहता है, मास्टर आपके लिए एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज आया है। मास्टर सैन उस कागज के टुकड़े पर लिखे हुए अल्फाज को पढ़कर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन साथ ही वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं।
मास्टर ज्यू कहते हैं, ब्रदर सैन क्या हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है? पहले तो तुम चौंक गए और अब मुस्कुरा रहे हो। उस कागज के टुकड़े को मास्टर ज्यू को देते हैं और कहते हैं, तुम खुद ही देख लो। मास्टर ज्यू जैसे उस कागज के टुकड़े पर लिखे हुए अल्फाज को पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन साथ ही वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे भाई, मेरे ब्रदर जू फैन, मेरे पर तुम्हारा एक और एहसान चढ़ गया, मुझे इसका भी बदला चुकाना पड़ेगा। एल्डर चिल्लाकर वहाँ पर जितने भी बाकी के एल्डर्स होते हैं उन सबको बताते हैं कि इस नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस नोट के अंदर लिखा हुआ है कि जू फैन ने किंगमिंग सिटी में यानी कि जोमिंग वैली के टेरिटरी में जाकर 7th एल्डर जीनियस घोस्ट को मार दिया है। सेकंड एल्डर ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है, आप लोगों ने बिल्कुल कहा था, वो लड़का वाकई में एक जीनियस डेविल है। साथ ही वो अपने नए ऑर्डर्स जारी करते हैं और कहते हैं, जल्दी से हमारे कुछ और लोगों को लू फैमिली के घर पर भेज दो, उनकी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दो और उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो उन्हें वो प्रोवाइड की जाए। सेकंड एल्डर उन सबसे पूछते हैं, क्या तुम्हें इस सब से कोई मसला तो नहीं? वो तीनों मास्टर्स कहते हैं, नहीं, हमें इससे कोई मसला नहीं। मास्टर ज्यू कहते हैं, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। जू फैन ने 7th एल्डर को मार दिया है, अगर ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई तो सिर्फ जू फैन का ही नाम होगा और किसी का भी नहीं। नेक्स्ट सीन जोमिंग वैली के हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जैंग मिंग फर्स्ट एल्डर के पास जाकर उन्हें किंगमिंग सिटी में जो कुछ भी हुआ है वो सारा कुछ बताता है। फर्स्ट एल्डर उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? तुम कहना चाहती हो कि सिर्फ एक छोटे लड़के ने हमारी वैली के 3 एल्डर्स को मार डाला? जैंग मिंग घबराते हुए उनसे कहता है, फर्स्ट एल्डर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, ना ही मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था, हमारे तीनों एल्डर्स को इसी ने मारा है, जू फैमिली के बटलर जू फैन ने मारा है। फर्स्ट एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जैंग मिंग से कहते हैं, तुम गधे कहीं के, 1 साल पहले अगर तुम्हें पता था कि जू फैन ने हमारे 2 एल्डर्स को मारा है तो तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? जैंग मिंग बेचारा और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है, फर्स्ट एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे मेरे मास्टर ने मना किया था कि मैं आपको इस बारे में ना बताऊं। मास्टर ने कहा था कि ये मामला बहुत ज्यादा पचीता है, कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। छोटी सी फैमिली के बटलर ने और एक छोटे से लड़के ने हमारे 2 एल्डर्स को मार दिया है, इसलिए उन्होंने कहा था कि जैसे उन्हें मौका मिलेगा वो कोई न कोई प्लान तैयार करके लू फैमिली के बटलर को खुद ही मार डालेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हम लोग जू फैन को मारने वाले थे, लेकिन जू फैन वैली हमारे पास पहुंच आया और उसने मास्टर को मार डाला। सेकंड एल्डर फर्स्ट एल्डर से कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि जोमिंग वैली वालों ने गलत किया है, हम लोग इस लड़के पर इल्जाम नहीं डाल सकते कि इसने हमें नहीं बताया। फिलहाल के लिए इस लड़के को छोड़ें, हमें इस मसले के बारे में सोचना है कि हम लोग लू फैमिली से कैसे निपटेंगे, उस लड़के जू फैन को कैसे मारेंगे, इस मसले से कैसे निकलना है, क्योंकि जितनी भी नोबल फैमिलीज हैं सभी की आंखें हम पर लगी हुई हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर हमने इस लड़के को जिंदा छोड़ दिया तो बाकी की सारी फैमिलीज हमें कमजोर समझ लेंगी और बाकी की सारी नोबल फैमिलीज हम पर हंसना शुरू कर देंगी, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमारे अंडर में जितनी भी छोटी फैमिलीज हैं वो सारी हमारा साथ छोड़कर यहाँ से चली जाएंगी, किसी के भी दिल में हमारा डर नहीं रहेगा। फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। आखिर हम उस लड़के जू फैन को जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? वो लड़का लू फैमिली का बटलर है, हम लोग वहाँ पर जाकर लू फैमिली वालों से इसका बदला ले सकते हैं। वहीं पर सेकंड एल्डर बैठे होते हैं, वो फर्स्ट एल्डर से कहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि कोई हमारे सामने आकर हमारे इलाके में घुसकर हमारे लोगों को मारेगा और हम लोग इसके बदले में जान के बदले जान लेने का हक भी नहीं रखते? सेकंड एल्डर कहते हैं, हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऐसा करेंगे इससे हमारी इज्जत में इजाफा नहीं होगा बल्कि कमी होगी। मैं आपको रोक नहीं रहा, आप बेशक वहाँ पर जाएं और लू फैमिली से जाकर जान के बदले जान ले लें। शायद आप एक बात को भूल रहे हैं, 1 साल पहले जब आप एम्परर के पास शिकायत करने के लिए गए थे कि कियानलंग पवेलियन ने हमारे 2 मास्टर्स को मारा है, तब एम्परर ने एक सजा सुनाई थी, जोमिंग वैली का कोई भी मास्टर या फिर कोई भी स्टूडेंट फैंगलिन सिटी में नहीं जा सकता। और इस वक्त लू फैमिली वाले फैंगलिन सिटी में रहते हैं। अगर हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो ये एम्परर की बात को ना मानना समझा जाएगा और इसे गद्दारी समझा जाएगा और हमें सजा दी जाएगी। थर्ड एल्डर कहते हैं, सेकंड एल्डर ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि हम लोग रॉयल फैमिली के खिलाफ जा सके। और दूसरी बात, मैंने सुना है कि कियानलंग पवेलियन के बहुत सारे एल्डर्स और हमारे रॉयल आर्मी के बहुत सारे एल्डर्स भी वहाँ पर हैं, फैंगलिन सिटी में हैं। इसलिए अगर हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो सारे मिलकर हमारा मुकाबला करेंगे और फिर हमारे लिए पीछे कुछ नहीं बचेगा। फर्स्ट एल्डर उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, हम लोग ये भी नहीं कर सकते, हम लोग वो भी नहीं कर सकते, तो हम लोग कर क्या सकते हैं? अगर 7th एल्डर यहाँ पर होते तो मुझे कोई ना कोई जरूरी प्लान जरूर बताते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जीनियस थे। तुम सब लोग तो बेकार हो। उस लड़के जू फैन ने मेरे सबसे जीनियस डेविल को मार डाला, अब मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ से प्लान्स बनाकर लाऊं? बार वो लड़का मेरे
हाथ लग जाए उस लड़के के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उस जू फैन को मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो लू फैमिली का बटलर मेरे हाथ में लगेगा मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यांग मिंग जो कि डर कर वहाँ पर बैठा होता है वो फर्स्ट एल्डर से कहता है, फर्स्ट एल्डर अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको एक आइडिया बताना चाहता हूँ। फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम एल्डर्स की मीटिंग में बोलने की, तुम इस लायक नहीं हो, दफा हो जाओ यहाँ से। थर्ड एल्डर फर्स्ट एल्डर से कहते हैं, एल्डर जरा इसकी बात तो सुन ले, मुझे लगता है कि इस लड़के की बात सुन लेनी चाहिए क्योंकि ये 7th एल्डर का शागिर्द रह चुका है, मुझे लगता है कि इसके पास भी कोई अच्छा आइडिया होगा। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, अच्छा ठीक है, जल्दी से बताओ तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है। यांग मिंग उनसे कहता है, मुझे भी लगता है कि आपको लू फैमिली पर अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि लू फैमिली वालों पर अटैक करने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लू फैमिली जू फैन की वजह से है, जितना ज्यादा जू फैन स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा लू फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए हमें जू फैन से निपटना होगा। सबसे पहले हम जू फैन को मारते हैं, लू फैमिली अपने आप खत्म हो जाएगी। फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है आगे बताओ। यांग मिंग उसे कहता है, जैसा कि रॉयल फैमिली के एम्परर ने हमसे कहा था कि हम लोग फैंगलिन सिटी में नहीं जा सकते और लू फैमिली इस वक्त फैंगलिन सिटी में है, इसलिए हम लोग उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरी रिसोर्सेज के मुताबिक जू फैन फैंगलिन सिटी में नहीं है, वो फैंगलिन सिटी से बाहर है, हम जू फैन को आसानी से मार सकते हैं। फर्स्ट एल्डर यांग मिंग से कहते हैं, तो फिर ये बताओ हम लोग जू फैन को ढूंढेंगे कैसे और उसे मारेंगे कैसे, क्या इसका भी कोई प्लान है। यांग मिंग कहता है, जी मेरे पास एक प्लान है, आपको बस उसके नाम का एक किल ऑर्डर जारी करना है। जोमिंग वैली के नाम से जू फैन के नाम का एक किल ऑर्डर जारी कर दे, जिसके सर पर एक बहुत बड़ा इनाम होगा, उसे वांटेड लिस्ट में शामिल कर देते हैं। फिर इस पूरे कॉन्टिनेंट में उसके लिए भागने का कोई भी रास्ता नहीं होगा, कोई भी फैमिली उसे पनाह नहीं देगी और जब उसके लिए भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी तो हमें पता है कि वो वापस कहाँ पर आएगा, वो अपने फैंगलिन सिटी में वापस आएगा और जैसे ही वो फैंगलिन सिटी में वापस आएगा हम लोग फैंगलिन सिटी के बाहर उसका इंतजार करेंगे और रास्ते में ही उसे मार डालेंगे और उसे फैंगलिन सिटी में पहुंचने नहीं देंगे। फर्स्ट एल्डर उसका आइडिया सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तो एक जीनियस हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। साथ ही वो अपने डिसाइपल्स को बुलाते हैं और कहते हैं, जल्दी से एक कील ऑर्डर जारी करो जू फैन के नाम का और नीचे जोमिंग वैली का नाम लिखना और साथ में कंडीशंस में लिखना कि जो फैमिली हमें जू फैन के बारे में बताएगी कि जू फैन कहाँ पर है हम लोग उसे अपनी सब्सिडरी फैमिली बना लेंगे। जो फैमिली हमें जू फैन का सर काट कर ला कर देगी उस फैमिली को हम लोग अपनी सब्सिडरी फैमिली में सबसे ऊपर रखेंगे, यानी कि उस एक फैमिली के नीचे 1000 फैमिलीज होंगी, उसे हम लोग एक लीडर बना देंगे। यांग मिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, जू फैन तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें मैं नहीं मार सकता क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अब जबकि मैंने तुम्हारे नाम का किल ऑर्डर जारी करवा दिया है अब तुम्हारे बचने के लिए कोई भी जगह नहीं बची, तुम कहाँ पर छुप कर जाओगे, तुम्हें एक ना एक दिन मरना होगा। थर्ड एल्डर यांग मिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये लड़का लगता है कि अपना रिवेंज लेना चाहता है, हालांकि ये सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसका आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है, इसने 7th जीनियस से कुछ ना कुछ तो सीखा है। थर्ड एल्डर फर्स्ट एल्डर से कहते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि जू फैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने हमारे 7th एल्डर को बड़ी आसानी से मार दिया, अगर वो 7th एल्डर को मार सकता है तो बाकी की आम फैमिलीज उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगी, वो सभी को मार सकता है। मुझे तो लगता है कि हम फैमिली एल्डर्स को ही आगे बढ़कर उसको मारना होगा और जहाँ तक मेरा अंदाजा है जू फैन इतना स्ट्रॉन्ग है, हम एल्डर्स में से टॉप 5 एल्डर्स ही उसका मुकाबला कर सकते हैं और कोई भी नहीं। और अगर हम में से कोई डीमन कल्टीवेटर हो तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जू फैन भी एक डेविल कल्टीवेटर है और हमारे टॉप 5 में से सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो कि एक डेविल कल्टीवेटर है। हमारे पास एल्डर नंबर 5 है। 5th एल्डर हमारे रेड डिमोनिक फायर को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं, इसके अलावा उन्होंने गोल्डन क्विक सैंड को यूज करते हुए अपनी बॉडी को रिफाइन किया हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे 5th एल्डर जू फैन का मुकाबला कर सकते हैं और यहीं पर 5th एल्डर को दिखाते हैं। 5th एल्डर जो कि अपने हाथ में शीशा पकड़कर अपने बालों को सीधा कर रहा होता है, वो उनसे कहता है, मेरी तरफ तो देखना भी मत, मैं ये काम नहीं करने वाला, मुझे एक खास मीटिंग में जाना है फ्लावर रेन टावर में, मेरे पास किसी जू फैन को मारने के लिए टाइम नहीं है। फर्स्ट एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम बेवकूफ कहेंगे, अपनी फैमिली का बदला लेने से ज्यादा और क्या जरूरी हो सकता है, तुम वहाँ पर रेनी टावर में जाकर उन औरतों के साथ कल्टीवेट करना चाहते हो, उन औरतों में ऐसा क्या खास है। थर्ड एल्डर फर्स्ट एल्डर से कहते हैं, आपको उनके बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, हालांकि वहाँ पर रेनी फ्लावर टावर में सारी की सारी औरतें हैं, लेकिन वो सारी 7th बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, यानी कि उन सब ने 7th फैमिलीज में अपनी जगह बनाई है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी बनाई हुई पिल्स वो बहुत ज्यादा खास होती हैं। और अगर उन्होंने 5th एल्डर को वहाँ पर बुलवाया है, इन्वाइट किया है, तो इसका मतलब उन्हें इनकी रेड डिमोनिक फायर चाहिए होगी, जिससे वो कोई नई पिल्स बना सकती है। हमें लगता है कि इसको वहाँ पर जाना चाहिए। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, मुझे वो औरतें कभी भी पसंद नहीं आई, उन सारी औरतों ने मिलकर 7th बड़ी फैमिलीज में अपनी जगह बना ली, तुम देखना एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं उन सारी औरतों को मारकर उनके पूरे इलाके पर कब्जा कर लूंगा। थर्ड एल्डर फर्स्ट एल्डर से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप यांग मिंग को हमारी मीटिंग्स में आने की इजाजत दें, मैं इसे 7th एल्डर की जगह पर अपनी मीटिंग्स में लेकर आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अपना स्टूडेंट बना लूँ क्योंकि इसने 7th एल्डर से बहुत कुछ सीखा है और ये भी एक जीनियस है। फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं, चलो ठीक है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो, तुम इसे अपना स्टूडेंट बना लो, आज के बाद ये हमारे 7th एल्डर की जगह लेगा
और फ्यूचर में ये हमारा 7th एल्डर बनेगा। यांग मिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फर्स्ट एल्डर का शुक्रिया अदा करता है। नेक्स्ट सीन ब्लैक विंड माउंटेन का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक केव होती है। उस केव के अंदर टोंगलिन बैठा एक सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है, वही सीक्रेट टेक्निक जो कि ज़ू फैन ने उसको दी थी। मिस ली वहाँ पर आती है। मिस ली जैसी वहाँ पर आती है, टोंगलिन उसे कहता है तुम्हारी ये छुपने की टेक्निक तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही हो। हालांकि तुम यहाँ पर मेरे पीछे पहुँच चुकी हो, लेकिन मुझे अभी तक कुछ महसूस नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर आ गई हो। मिस ली उसे कहती है मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम यहाँ पर कौन सी टेक्निक को कल्टीवेट कर रहे हो, क्योंकि अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और तुमने इस टेक्निक को कल्टीवेट करते हुए अपनी बोन फॉर्जिंग राम में चले गए हो। ये कौन सी डिमोनिक टेक्निक है जो तुम कल्टीवेट कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि कियानलांग पवेलियन के बहुत सारे गार्ड्स तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम कभी बोन फॉर्जिंग राम में नहीं जा पाओगे। टोंगलिन हंसना शुरू कर देता है और कहता है ब्रदर ज़ू फैन ने जो मुझे सीक्रेट टेक्निक दी थी वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। टोंगलिन उसे कहता है मिस ली तुमने मुझे जो 20 बच्चे दिए थे उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा बच पाया है, अब मुझे और ज्यादा बच्चों की जरूरत है। मिस ली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाकर कहती है क्या मतलब है तुम्हारा कि सिर्फ एक ही बचा है? मैं तुम्हें 20 बच्चे देकर गई थी, उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचा है, बाकी सारे मर गए। टोंगलिन उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है कि मेरे पास 20 में से एक बच्चा तो बचा। लास्ट टाइम तुम मुझे 50 देकर गई थी, उनमें से एक भी नहीं बचा, वो सारे के सारे मर गए थे। लेकिन लू फैमिली के लिए ये सब कुछ किया जा सकता है, तुम मुझे और बच्चे ला कर दो, मैं उन्हें ये सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा और देखते हैं उनमें से कितने ज्यादा बचते हैं। मिस ली उसे कहती है तुम भी यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हो और तुम्हारा ब्रदर ज़ू फैन वो भी बहुत ज्यादा कल्टीवेशन कर रहा है। हालांकि अब देखो उसने क्या कर दिया है, वो अपने पास एक नोट निकालती है और टोंगलिन को पकड़ा देती है। मिस ली उसे कहती है तुम्हारे भाई ने योमिंग वैली के 7th एल्डर को मार दिया है और योमिंग वैली ने उसके नाम का किल ऑर्डर जारी कर दिया है। अब वो इस पूरे कॉन्टिनेंट पे कहीं पर भी छुप नहीं सकता, जहाँ पर भी जाएगा हंटर्स उसका पीछा करेंगे और उसे मार डालेंगे। इस किल ऑर्डर का नाम सुनकर क्या आपको जॉन विक मूवी याद आ रही है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। टोंगलिन उसी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है मेरा ब्रदर ज़ू फैन तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने 7th एल्डर को मार दिया। इसका मतलब जब वो वापस आएगा तो वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आएगा। साथ ही वो मिस ली से कहता है तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, जितनी स्ट्रेंथ उसके पास है कोई भी योमिंग वैली का असैसिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिस ली उसे कहती है तुम्हें किसने कहा कि मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ? मुझे तो इस बात से गुस्सा आ रहा है कि उसने योमिंग वैली के 7th एल्डर को सिर्फ एक लड़की के लिए मार दिया। आखिर वो कब से इस तरह का आशिक मिजाज निकल आया, और ना ही वो इतना अच्छा इंसान था कि किसी लड़की के लिए वो योमिंग वैली से पंगा ले ले। टोंगलिन उसे कहता है तो इस बात से तुम गुस्सा हो, इस बात में इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? ब्रदर ज़ू फैन भी एक मर्द है और किसी लड़की के लिए अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो इसमें तो अच्छी बात है। आखिर वो नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा हुआ है। मिस ली उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ज़ू फैन को नहीं जानती? वो किसी नाइंसाफी के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, वो सिर्फ उस लड़की को बचा रहा है। और साथ ही वो गुस्से के साथ वहाँ से चली जाती है। टोंगलिन चिल्लाकर उसे कहता है अच्छा ठीक है, ये बात जाकर मिस जिया को कभी मत बताना कि उसने किसी लड़की के लिए 7th एल्डर को मार दिया है। उसके वहाँ से जाने के बाद टोंगलिन कहता है लगता है कि ये लड़की उससे जेलस हो रही है, जबकि ज़ू फैन दूर एक माउंटेन एरिया में खड़ा होता है और छींक मारते हुए कहता है लगता है कि मेरी पीठ पीछे कोई मेरी बुराई कर रहा है। ज़ू फैन के सामने एक बड़ी सी पहाड़ी होती है। ज़ू फैन अपने पंख निकालता है और हवा में उड़ते हुए अपनी डीमन फर्स्ट टेक्निक को यूज करता है, जिसका नाम होता है डिमोनिक ड्रैगन रश। वो अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करता है और एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। उसकी की पावर से एक ड्रैगन बनता है और वो सामने उस माउंटेन के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे वो माउंटेन टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर साथ ही वो अपनी डीमन सेकंड टेक्निक को यूज करता है, जिसका नाम गोस्ट डीमन क्ला होता है। वो अपना पंजा बनाकर फिर से एक स्लैश लगाता है और उस माउंटेन के जितने भी टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और साथ ही वो डीमन थर्ड टेक्निक को यूज करता है और एक जबरदस्त चीख मारता है। उसके मुंह से बहुत ही जबरदस्त साउंड वेव्स निकलती हैं, जिससे सामने जितनी भी इस माउंटेन के टुकड़े बचे होते हैं वो सारे के सारे एक बड़े से धमाके में उड़ जाते हैं। उसकी साउंड वेव्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि हवा में उड़ने वाले सारे पंछी उड़ते उड़ते नीचे गिर जाते हैं और गिरकर मर जाते हैं। लेकिन तीनों टेक्निक्स को एक बार में यूज करने की वजह से ज़ू फैन भी काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, यानी कि थक जाता है। ज़ू फैन कहता है इतनी देर तक कल्टीवेट करने और रिफाइन करने के बाद मुझे लगा था कि मैं ये तीनों टेक्निक्स को परफॉर्म कर पाऊंगा। हालांकि अब तो मेरे पास ब्लू फायर की एनर्जी भी है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगा था कि इन तीनों टेक्निक्स को परफॉर्म करने के बाद मैं इतना ज्यादा थक जाऊंगा। मेरी सारी की सारी एनर्जी जाया हो गई। अब जबकि मैंने योमिंग वैली के 7th एल्डर को मार दिया है, तो मुझे लगता है कि वो लोग किसी न किसी को मुझसे बदला लेने के लिए जरूर भेजेंगे, और जिसको भी भेजेंगे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए मुझे भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि मेरी फिजिकल बॉडी अच्छी नहीं, मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को रिफाइन किया है। मेरी फिजिकल बॉडी परफेक्ट है, बस मेरी की एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, इस बॉडी के साथ मैच नहीं कर रही, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल कम है, इसलिए मेरी यान एनर्जी काफी ज्यादा कम है। ज़ू फैन वहीं पर बैठ जाता है और कहता है
अगर मेरे पास की एनर्जी कम है तो इसका मतलब मैं इन तीनों टेक्निक्स को तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक कि मेरी जान पार न बनी हो। और अगर मैं तीनों टेक्निक्स को यूज करके अपने दुश्मन को मार भी देता हूँ तो उसके बाद मैं इतना ज्यादा थक जाऊंगा कि उनके अंडरलिंग्स ही मुझे मार सकते हैं। कि एपिसोड 52 की शुरुआत में ज़ूफेन अपने पास से उस एग को निकालता है, स्काईलार्क के उस अंडे को। ज़ूफेन कहता है मुझे इस एरिया में आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है, मैं यहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा हूँ। मैंने क्योंकि स्काईलार्क की बॉडी को अपनी उस स्काई रिंग के अंदर रखा था, साथ ही इस अंडे को भी वहीं पर रखा था। ये अंडा वाकई में अभी तक सर्वाइव कर पाया है अपनी माँ की बॉडी से एनर्जी लेकर, लेकिन इस अंडे को हैच करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अगर इस अंडे में से अभी बच्चा निकल आता है तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो जल्दी ही मर जाएगा। मेरे पास जितनी भी आम सी मेडिसिन हैं वो इस पर जरा भी काम नहीं कर रही। मुझे लगता है कि इसके लिए किसी ऐसी मेडिसिन की जरूरत है जो कि मुर्दा को भी जिंदा कर दे, लेकिन मुझे ऐसी मेडिसिन कहाँ से मिल सकती हैं? मुझे किसी ऐसी जगह के बारे में सोचना होगा जहाँ से मुझे ये मेडिसिन मिल जाएं। ज़ूफेन अभी वहीं पर बैठा सोच रहा होता है कि उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई कह रहा होता है, सोंगजू जल्दी से ये मैजिकल पिल्स हमें दे दो, नहीं तो हम तुम दोनों को मार डालेंगे। ज़ूफेन उनको गाली देता और कहता है अब यहाँ पर कौन आ गया मेरी कल्टीवेशन में भंग डालने के लिए? मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पर इतनी आराम से शांति से बैठा हुआ था, अब अचानक यहाँ पर कौन आ गया? ज़ूफेन उठकर उस तरफ जाता है और देखता है कि कौन है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से फर्स्ट एपिसोड वाला सीन दिखाया जा रहा है। एक लड़की लड़का सामने खड़े होते हैं, जबकि कुछ गुंडे उनके सामने खड़े होते हैं और उनसे उनकी मैजिकल पिल्स ले रहे होते हैं। उन्हें उनसे उनकी मैजिकल पिल का फार्मूला चाहिए होता है। ज़ूफेन ऊपर झाड़ियों में छुपकर उनको देख रहा होता है और उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। लड़के के हाथ में तलवार होती है। लड़का उनसे कहता है ये बॉडी फॉर्जिंग पिल हमारी फैमिली का खजाना है, हम लोग जो तुम्हें कभी भी नहीं देंगे। हम लोग इस मैजिकल पिल के फार्मूला को लेकर एक पिल बनाने वाले हैं जिसे हम लोग रेन फ्लावर टावर में लेकर जाने वाले हैं, जहाँ पर 100 पिल फेस्टिवल होने वाला है। ज़ूफेन उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तो इनके पास बॉडी फॉर्जिंग पिल है और ये पिल फेस्टिवल में जाने वाले हैं। फैन साथ ही हंसना शुरू कर देता है और कहता है मेरे पास तो एक बहुत ही अच्छा मौका है, लगता है कि उस पिल फेस्टिवल से मुझे अपने अंडे के लिए बहुत सारी मेडिसिन मिल सकती हैं। लड़के का नाम सोंगजू होता है जबकि लड़की का नाम सोंगकियान होता है और वो दोनों बहन भाई हैं। के सामने जो मास्टर होता है वो उनसे कहता है तुम दोनों ने अपनी पिल को यूज करते हुए अपनी बॉडी को बोन फॉर्जिंग राम में ले आए हो, लेकिन तुम लोगों के पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मेरे जैसे मास्टर का सामना कर पाओ। तुम्हारी सोंग फैमिली एक 3rd रेट फैमिली है, तुम्हारे पास इस तरह की 4th लेवल की पिल का फार्मूला नहीं होना चाहिए, जल्दी से ये फार्मूला हमें दे दो। सोंगजू अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है हम लोग तुम्हें ये फार्मूला कभी नहीं देंगे, ये हमारी सोंग फैमिली की अमानत है। लेकिन सामने वाला मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो सोंगजू और सोंगकियान दोनों को ही पीटता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो बूढ़ा मास्टर आगे बढ़ता है और मिस सोंगकियान से कहता है मिस सोंगकियान आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? जल्दी से ये फार्मूला मुझे दे दे। क्या आप चाहती हैं कि मैं इस बूढ़ी उम्र में आपके पूरे कपड़े उतारकर आपकी तलाशी लूं? और साथ ही वो ब्लश कर रहा होता है, ठरकी बूढ़ा कहीं का। सोंगकियान अपने भाई से कहती है ब्रदर कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? सोंगजू से कहता है नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। फिर वो तलवार उठाती है और अपने दोनों के गले पे रख लेती है और कहती है हम लोग इसे ये खजाना कभी भी नहीं देंगे, ये फार्मूला इसका नहीं हो सकता, हम लोग यहाँ पर अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी सोंग फैमिली का सीक्रेट फार्मूला किसी को नहीं देंगे। उसी वक्त एक पत्ता उड़ता हुआ आता है और उसकी तलवार पर लगता है और उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। उनके सामने जो बूढ़ा मास्टर खड़ा होता है वो भी जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और कहता है कौन है यहाँ पर, किसने हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की है? बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड के सीन की तरह ज़ूफेन झाड़ियों में से निकलता है और कहता है ये तो सिर्फ एक 4th लेवल की पिल है, तुम्हें इस सब के लिए इन सब को मारने की जरूरत नहीं है। मास्टर उसे देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं भी सोच रहा था कि इतना बहादुर कौन आ गया कि जिसने मुझे देखकर भी मुझ पर अटैक किया है। तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो जो जंगल में घूम फिर रहे हो और तुम्हारी कल्टीवेशन को देखकर लग रहा है जैसे तुम अभी अभी बोन फॉर्जिंग राम में शामिल हुए हो। तुम्हारे पास तो इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तुम मुझे कैसे रोकोगे? मास्टर ज़ूफेन से कहते हैं मुझे लगता है कि तुम एक डीमन कल्टीवेटर हो और अगर डीमन कल्टीवेटर होते हुए तुम मुझे इस तरह की बात कहोगे तो मुझे तो हंसी आएगी ही। तुम कह रहे हो कि मैं इन दोनों को ना मारूं, जबकि तुम्हारे डीमन कल्टीवेटर किसी को बिला वजह भी मार देते हैं। ज़ूफेन कहता है मैं यहाँ पर किसी को मारने की बात नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पर बचाने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात हो रही है, मैं इन दोनों को बचाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मेरे होते हुए इन दोनों को मार सको? सोंगजू ज़ूफेन से कहता है ब्रदर जल्दी से यहाँ से चले जाओ, हमारी वजह से तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मास्टर का सामना कर पाओ। जबकि मास्टर हंसते हुए कहते हैं बहुत देर हो चुकी है, अब जो यहाँ से भागकर नहीं जा सकता, और वो साथ ही ज़ूफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ज़ूफेन से कहते हैं तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है, तुम्हें क्या पड़ी थी किसी के मामले में आकर टांग अड़ाने की? लेकिन ज़ूफेन उसके सामने बड़े ही आराम से खड़ा होता है और हल्का सा मुस्कुराता है और साथ ही एक स्लैश लगती है और उसके बाद उस मास्टर का सर कटकर अलग हो जाता है।
वो दोनों बहन भाई और साथ ही मास्टर के जितने डिसाइपल्स होते हैं वो सारे भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर के डिसाइपल कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है और वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि जू फैन भी उस मास्टर को मारने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जू फैन अब यहाँ पर अपनी नौटंकी शुरू करने वाला है। वो दोनों बहन भाई आगे बढ़ते हैं और कहते हैं रुको जरा, हमारी बात तो सुनो। जू फैन उस लड़की से कहता है क्या मसला है। वो लड़की ब्लश करते हुए वहीं पर रुक जाती है। सोंग कियान उसे कहती है मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? तुमने हम दोनों की जान बचाई है, हमारी सोंग फैमिली तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगी। जल्दी से बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जू फैन उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है मुझे तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जहाँ से जा रहा हूँ। जबकि सोंग कियान सोच रही होती है अपनी पूरी फैमिली में मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, सारे लड़के मेरे ऊपर मरते हैं, फिर ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा। सोंग कियान फिर से भागती हुई उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। जू फैन उसे कहता है अब तुम्हें मुझसे क्या कहना है, तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो? सोंग कियान जू फैन से पूछती है तुम कहाँ पर जा रहे हो? जू फैन वहाँ से दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। सोंग कियान गुस्सा हो जाती है। फिर वो साथ ही उसे कहती है हम लोग 100 पील फेस्टिवल के लिए रेन फ्लावर टावर में जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगे अगर तुम उस तरफ जा रहे हो तो? जू फैन कहता है क्या तुम लोग हेयू सिटी में जा रहे हो? वो उसे कहती है हाँ हम लोग हेयो सिटी में जा रहे हैं। जू फैन कहता है मैंने सुना है कि हेयो सिटी के मेन बिल्डिंग में 7th रॉयल फैमिली रहती है। सोंगशू भी भागता हुआ आगे आ जाता है और कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, हर 10 साल के बाद वहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर हर फैमिली से एक बंदे को बुलाया जाता है, एक अल्केमिस्ट को, जो कि अपनी पिल्स को वहाँ पर पेश करते हैं। और 7 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली भी वहाँ पर रहती है। उस पिल फेस्टिवल में अगर तुम्हारी पिल मुकाबले में जीत जाती है तो हमें बहुत बड़ा इनाम मिलता है। 7 बड़ी फैमिली वाले हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और हमें अपनी अफिलिएट फैमिली के तौर पर ज्वाइन करने का मौका देते हैं। जू फैन थोड़ी देर सोचने का नाटक करता है और वो सोच रहा होता है 100 फेस्टिवल पिल में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हो सकती हैं जो कि मेरे काम आ सकती हैं। उन मेडिसिन को यूज करके मैं अपने अंडे की वाइटैलिटी को ठीक कर सकता हूँ और हो सकता है कि वहाँ पर मुझे 7 बड़ी फैमिलीज में से किसी एक बड़ी फैमिली के साथ एफिलिएट होने का मौका मिल जाए, मैं उनको भी अपना दोस्त बना सकता हूँ, इससे हमारी लू फैमिली की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जू फैन उन दोनों से कहता है तुम दोनों की ये बातें सुनने के बाद मुझे भी इंटरेस्ट हो गई है, मैं भी 100 पील फेस्टिवल में जाना चाहता हूँ, मुझे तुम लोग अपने साथ ले जाओ। सोंग कियान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है, चलो ठीक है हम तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं। जबकि जू फैन का तो शुरू से यही प्लान था कि ये दोनों अपने आप इसे अपने साथ लेकर जाएं। जू फैन हल्का सा मुस्कुराता है और सोच रहा होता है मेरा प्लान पूरा हो गया, अब मैं इन दोनों के साथ वहाँ पर जाऊंगा, किसी एक फैमिली के साथ मिलकर वहाँ पर जाना ये सबसे अच्छा रहेगा, कोई मुझे पहचानेगा नहीं। और यहाँ पर जू फैन उन्हें अपना नाम भी गलत बताता है। जू फैन उन्हें कहता है मेरा नाम लू फैन है। उन दोनों बहन भाइयों के पास एक घोड़ा गाड़ी होती है। तकरीबन आधे महीने का सफर तय करने के बाद वो लोग एक शहर के बाहर पहुंचते हैं। सोंगशू अपनी बहन और लू फैन से कहता है हम लोग पहुंच गए। जू फैन जैसे ही उस बग्गी में से बाहर निकलता है तो वो उसके बोर्ड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाकर सोंगशू से कहता है कमीने क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस बोर्ड के ऊपर तो लैनलिंग सिटी लिखा हुआ है, तुम मुझे हेयू सिटी लेकर जाने वाले थे, हम लोग तो गलत जगह पर आ गए हैं। सोंगशू उसे कहता है हम लोग हेयू सिटी में जाएंगे लेकिन पहले हमें यहाँ पर रुकना होगा, मेरे फादर के दोस्त यहाँ पर रहते हैं, हम लोग उनसे कुछ स्पेशल मेडिसिन और हर्ब्स लेंगे, जड़ी बूटियाँ लेंगे ताकि हम अपनी पिल बना सकें, फिर हम लोग वहाँ पर जाएंगे हेयू सिटी में। अगर हमारे पास अच्छी जड़ी बूटियाँ होंगी तभी तो हम लोग एक अच्छी मेडिसिन बनाएंगे और उसे वहाँ पर मुकाबले में पेश करेंगे। जू फैन पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो बग्गी में उस लड़की के साथ बैठा होता है। जू फैन कहता है मुझे लगता है कि मुझे इन बेवकूफों को और ज्यादा झेलना होगा, मुझे तो उस लड़की की समझ नहीं आती। जितना टाइम मैं बग्गी के अंदर बैठा हुआ था मैं तो वहाँ पर कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की हर वक्त मुझे घूरती रही है, पूरे रास्ते वो ब्लश करते हुए मुझे घूर रही थी, पता नहीं उसका मसला क्या है। सोंग कियान बग्गी से नीचे उतर आती है और जू फैन से बड़ी मासूमाना अंदाज में कहती है क्या तुम्हें मेरे साथ बैठना पसंद नहीं तो तुम इस तरह का रिएक्शन दे रहे हो? सोंगशू हंसना शुरू कर देता है और जू फैन से कहता है ब्रदर लू मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे भी हमेशा बहुत ज्यादा जल्दी रहती है रेन फ्लावर टावर में जाने की क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं। मैंने सुना है कि उस नोबल फैमिली की 15 हेड हैं और वो सारी की सारी लड़कियां हैं और ऊपर से वो सारी की सारी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन खास तौर पर उनकी जो मेन बिल्डिंग है उसकी हेड तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसका नाम मिस चू है, वो इन सारी 15 लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मैं अभी वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहता हूँ ताकि मैं उन खूबसूरत लड़कियों को देख सकूँ। उसकी बहन उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर उसका गला पकड़कर उसे झंझोड़ना शुरू कर देती है। जबकि जू फैन को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। जू फैन कहता है मैं कहाँ इन बेवकूफों में फंस गया हूँ, जल्दी से जल्दी इन लोगों से दूर जाना होगा, नहीं तो मेरे अंदर भी कोई बेवकूफी का कीड़ा घुस जाएगा। वो लोग अभी वहीं पर खड़े होते हैं कि वहाँ पर
उस लैंडलिंग सिटी के अंदर से एक लड़का बाहर निकलता है और वो कियान को आवाज देता है। वो सारे हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। सोंग कियान उस लड़के के पास चली जाती है, जबकि सोंग जू फैन को उसके बारे में बताता है कि ये हमारे अंकल का बेटा है। हालांकि इनकी फैमिली एक सेकंड रेट फैमिली है और हमारी थर्ड रेट फैमिली है। ये लोग हमें जरा भी घास नहीं डालते और हमें बहुत ही कम समझते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते, लेकिन ये बहुत बड़ा ठरकी है और हर वक्त मेरी बहन के पीछे पड़ा रहता है। जू फैन सोच रहा होता है, सोंग फैमिली की हालत बिल्कुल मेरी लू फैमिली जैसी है। साथ आया है क्योंकि ये हमारे साथ रेन फ्लावर सिटी में जाने वाला है। और साथ ही वो अपने कजिन से कहता है, कजिन तुम्हें कैसे पता चला हम लोग जहाँ पर आने वाले हैं, जो तुम दरवाजे पर हमें लेने के लिए आ गए हो? वो उसे कहता है, तुम्हारे डैड ने मुझे एक लेटर भेजा था, इसलिए मुझे पहले से पता था। मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। कजिन आगे बढ़ता है और जू फैन के पास जाकर उसे कहता है, सोंग कियान के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? कहीं उसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? सोंग जू फिर से आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है, कजिन ये मेरा दोस्त है, मैंने तुमसे कहा ना, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं सोंग कियान के साथ। लेकिन उसका कजिन गुस्से हो जाता है और सोंग जू को जबरदस्त थप्पड़ मारता है, जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। और वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसे कहता है, सोंग जू मैंने तुम्हारे साथ तो बात की ही नहीं, तुम्हें किसने कहा कि अपना मुंह खोलो? कजिन उसे मारने के बाद फिर से जू फैन से कहता है, चलो अब जल्दी से बको, तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या ताल्लुक है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जू फैन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जू फैन कैसा है। जू फैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है हम लोग पूरे रास्ते बगी में एक साथ थे, पूरे रास्ते हम दोनों एक साथ सो रहे थे, एक साथ खा पी रहे थे। अब खुद ही समझ लो कि मेरा उसके साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। पूरे महीने के लिए हम दोनों एक ही वैगन के अंदर थे, हम दोनों उसमें से बाहर नहीं निकले। अब जरा सोचकर बताओ हम दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा? जू फैन की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि सोंग कियान भी परेशान हो जाती है और कहती है, लगता है कि कजिन बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है, अब ये जू फैन को नहीं छोड़ेगा। कजिन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी फुल पावर को यूज करते हुए अपना पंच बनाता है और जैसे ही जू फैन को मारने लगता है, जू फैन जो कि पहले बहुत ही शांत खड़ा होता है, वो अपनी आंख खोलता है और उसके सामने अपने किलिंग इंटेंट को शो करवाता है, बिल्कुल मंकी डी लूफी की हाकी की पावर की तरह। जैसे ही वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं तो सामने वाला सख्ते में आ जाता है, यानी थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता है। जू फैन की किलिंग इंटेंट को देखकर वो कजिन वहीं पर रुक जाता है। जू फैन उसके कान के करीब जाकर उसे कहता है, दोबारा कभी भी किसी लड़की के लिए मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। और साथ ही वो आगे बढ़ जाता है, जबकि वो कजिन वहीं पर बैठ जाता है और डर के मारे बैठा कांप रहा होता है। कजिन की हालत भी बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि जाओकिंग के भाई की हो गई थी जब पहली बार जू फैन ने उसे मारने की कोशिश की थी। न सिर्फ कजिन बल्कि सोंग फैमिली के दोनों भाई बहन भी उसकी पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, कर जाते हैं और अपने बेटे को उठाकर साथ ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मेरा बेटा यहाँ पर गलती से आ गया। मुझे पता है कि ये सारा दिन तुम्हारे पीछे घूमता रहता है, इसलिए यहाँ पर आ गया है। तुम्हारे साथ तो एक तुम्हारा गेस्ट है, चलो अपने गेस्ट को लेकर अंदर आ जाओ, हम तुम्हारे गेस्ट को ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकने देंगे। चलो अब तीनों मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम्हारा सफर बहुत ज्यादा मुश्किल था, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। जबकि वो दोनों बहन भाई भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अंकल को क्या हो गया, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, अचानक ये हंस क्यों रहे हैं? जू फैन उन दोनों भाई बहन से कहता है, तुम दोनों ने कहा था कि तुम लोग सेकंड क्लास फैमिली से हो, इसलिए की फैमिली वाले तुम्हें घास नहीं डालते, लेकिन अंकल तो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे हैं, क्या तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे थे? सोंग कियान उसे कहती है, ये हमारी की फैमिली के हेड हैं, लेकिन पहले तो कभी इन्होंने हमारे साथ ऐसे से बात नहीं की, पता नहीं आज इनको क्या हो गया है। सोंग जू भी कहता है, मुझे तो लगा था ये अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। जू फैन भी कहता है, हाँ मुझे भी यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। सोंग कियान उसे कहती है, तुम दोनों को इस तरह की क्या सराहियां नहीं करनी चाहिए, अपने हिसाब मत लगाओ, हो सकता है कि वो आज बहुत ज्यादा अच्छे मूड में हो, इसीलिए उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, चलो फिर जल्दी से अंदर चलते हैं। सोंग कियान जू फैन से कहती है, लू फैन मुझे पता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम सिर्फ बॉन फॉर्जिंग के फर्स्ट लेवल पर हो और हमारे अंकल तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए उनको गुस्सा मत दिलाना, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो हम दोनों भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। नेक्स्ट सीन की फैमिली के मेंशन का दिखाया जाता है। 3 घंटे के बाद जू फैन अपने रूम में आराम से बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। जू फैन कहता है, अब जबकि वो दोनों बेवकूफ यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ पर आराम से बैठकर कल्टीवेट कर सकता हूँ। वो दोनों की फैमिली वालों से बात करने के लिए गए हैं। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है और वो दोनों बेवकूफ वापिस आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और घबराती हुई आवाज के साथ जू फैन से कहते हैं, सोंग कियान पहले तो उसे जू कहती है, लेकिन साथ ही उसे कहती है, मेरा मतलब ब्रदर लू, हमारी की फैमिली वालों ने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया है, उन्होंने कहा है कि हम सब लोग उनके साथ बैठकर वहाँ पर खाएंगे। जू फैन उन दोनों से कहता है, की फैमिली वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मेरे नहीं, मैं उन लोगों को अच्छे से जानता नहीं, मैं उनके साथ खाने की दावत में बैठकर क्या करूंगा?
सोंग जू चलाकर उसे कहता है तुम्हें लाजमी वहाँ पर जाना पड़ेगा। जू फैन उसे घूर कर देखता है, वो दोनों उससे डर जाते हैं। सोंग जू उसे कहता है मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम पर चिल्ला दिया, असल में की फैमिली वाले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग उनसे काफी डरते हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हें लेकर आना है तो हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। अब उन्होंने दावत दी है तो ये अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम वहाँ पर नहीं जाते तो। जू फैन भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अच्छा ठीक है चलो फिर चलते हैं और जाकर दावत खाते हैं। जू फैन उनके आगे आगे चल रहा होता है और कहता है अब तुम दोनों यहाँ पर खड़े क्यों हो, चलो चलो जल्दी करो, मुझे बताओ कहाँ पर जाना है। नेक्स्ट सीन में वो लोग बड़े से हॉल में चले जाते हैं जहाँ पर टेबल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह की होती है कि जू फैन और इन दोनों बहन भाइयों का टेबल सेंटर में होता है, जबकि एक गोल दायरे की शक्ल में की फैमिली के टेबल्स होते हैं जहाँ पर सारे एल्डर्स बैठे होते हैं। अंकल सोंग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो तुम यहाँ पर आ गए, चलो जल्दी से आकर बैठ जाओ। जू फैन का तो आपको पता है कि वो कितना बड़ा जीनियस है। जैसे ही हॉल में दाखिल होता है उसे समझ आ जाती है कि ये सारे एल्डर्स इसे घेरने की कोशिश में है कि जैसे ही हम लोग सेंटर में बैठेंगे सारे एल्डर्स चारों तरफ से उस पर अटैक कर सकते हैं। जू फैन फिर हंसता हुआ जाकर टेबल पर बैठ जाता है और कहता है चलो जो भी हो, अगर ये मुझ पर अटैक भी करते हैं तो ये सारे तो मेरे सामने चूंटियां हैं, ये सारे ही मेरे हाथों से मारे जाएंगे। अंकल सोंग जू फैन से कहते हैं मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम लू फैन है, इन दोनों बच्चों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने इनकी जान बचाई है, तुम इन्हें सेफली यहाँ पर लेकर आए हो, चलो फिर तुम्हारे नाम का एक जाम पीते हैं। जू फैन के सामने भी एक गिलास रखा होता है। जू फैन कहता है मैं शराब नहीं पीता, मैंने एक अरसा पहले शराब को छोड़ दिया था क्योंकि मेरे जैसे कल्टीवेटर के लिए शराब पीना पॉइजन की तरह है, और मैं मास्टर आपसे भी कहूंगा कि आपको इस शराब को कम पीना चाहिए वरना आप कुछ ऐसे गलत फैसले कर लेंगे और कुछ ऐसे गलत इंसान के साथ पंगा ले लेंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, जिससे आपकी पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है। जू फैन मीठी मीठी बातों में ही उसे धमकी दे देता है। वो सारे एल्डर्स जो कि वहाँ पर बैठे होते हैं वो उसकी बात सुनकर पहले तो हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इसे पता चल चुका है कि हम लोग इसे मारने के लिए बैठे हैं। अंकल सोंग उसे कहते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जू फैन अपने ग्लास के अंदर जो वाइन होती है उसे टेबल के ऊपर बहा देता है और कहता है चलो अब ये नाटक करना छोड़ दो, मुझे पता है कि तुम सब लोग मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस वाइन के अंदर पॉइजन डालोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। इस वाइन के अंदर एक पाइथन का जहर है, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। मैंने तो दूर से इसे सूंघ लिया था कि इस वाइन के अंदर पॉइजन है, तुम्हें पता नहीं कि तुमने किसके साथ पंगा ले लिया है। अंकल सोंग से कहते हैं चलो फिर ठीक है, हमें पता है कि तुम जू फैन हो और तुमने 7th एल्डर को मारा है। योमिंग वैली वालों ने तुम्हारे नाम का किल ऑर्डर जारी किया है, यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट में तुम्हारा शिकार किया जाएगा। तो इससे पहले कि कोई और तुम्हें मार डाले तो क्यों ना हम लोग तुम्हें मार दें। तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हें मारने पर हमें योमिंग वैली से कितना बड़ा इनाम मिलने वाला है। और साथ ही वो अपने एल्डर्स से कहते हैं जल्दी से आगे बढ़ो और जू फैन को मार डालो। वो सारे एल्डर्स अपनी अपनी जगह पर ऊपर की तरफ जंप करते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जू फैन पर अटैक कर देते हैं। जू फैन वाले टेबल पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे वहाँ से धुआं हटता है वो सारे लोग वहाँ पर देखते हैं कि क्या जू फैन मर गया या नहीं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो सारे उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं आखिर जू फैन कहाँ पर चला गया। उसी वक्त जू फैन के हंसने की आवाज आती है। जू फैन ने उनके एक एल्डर के सर पर अपना हाथ रखा होता है और अपने ब्लडी बेबी को उसकी बॉडी के अंदर घुसाकर उसकी सोल को चोरी कर लेता है, जिससे वो एल्डर वहीं पर मर जाता है। जू फैन उसे मारने के बाद कहता है तो ये तुम्हारा पहला एल्डर था, अब बाकियों की बारी है। अंकल सोंग उसे कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, हमने तो सिर्फ सुना था कि तुम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर हो जिसने 7th एल्डर को मार डाला, अब हमने देख भी लिया है। जू फैन उनसे कहता है अगर तुमने देख लिया है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो फिर ये बेवकूफी क्यों कर रहे हो, क्यों मेरे हाथों से मरना चाहती हो। योमिंग वैली के एल्डर्स मुझे नहीं मार पाए तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो। अंकल सोंग उसकी बात नहीं सुनते और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जितने ज्यादा पावरफुल तुम होगे उतना ज्यादा हमें ज्यादा इनाम मिलेगा तुम्हें मारने पर। जू फैन उसे कहता है तुम्हें तो पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। जैसे वो पंच मारने के लिए उसके करीब पहुँचते हैं जू फैन भी आगे से उन्हें अपना पंच मारता है और दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं। पंचेस के टकराने की वजह से अंकल पीछे की तरफ गिर जाते हैं और साथ ही उनके हाथ की तरफ दिखाते हैं। बेचारे अंकल सोंग की सारी उंगलियां टूट जाती हैं। अंकल पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं और कहते हैं तुम हो क्या चीज, तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड है, तुम कोई इंसान नहीं, तुम एक मॉन्स्टर हो। जू फैन उन सब से कहता है इस बात से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं एक इंसान हूँ या फिर मॉन्स्टर, क्योंकि जहाँ पर तुम सभी लोग मरने वाले हो। और साथ ही जू फैन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, सारे एल्डर्स के ऊपर अटैक करता है और उनको जख्मी कर देता है और सीधा अंकल सोंग के पास चला जाता है और उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। अंकल सोंग उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, हम लोग तो इनाम की लालच में पागल हो गए थे जो तुम पर अटैक कर दिया, मुझे जाने दो प्लीज, इन दोनों बहन भाइयों की हाथरी मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ हमारी की फैमिली वाले कभी भी तुम्हारे दुश्मन नहीं बनेंगे, हम लोग तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। जू फैन अंकल सोंग से कहता है मास्टर सोंग मैंने आपसे पहले ही कहा था जब मैं यहाँ पर आकर बैठा था, मैंने कहा था कि इस तरह का कोई गलत फैसला मत करना कि तुम और तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए। अब जब कि तुमने ये कर दिया है
तो तुम्हें पता है मैं एक डीमन कल्टीवेटर हूँ, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। और रही बात इन दोनों बहन भाइयों की, इन दोनों बहन भाइयों ने तुम्हारी बात मानकर मुझे तुम्हारे ट्रैप में फंसा दिया। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इनकी क्या वजह थी, ये तुमसे डर कर इन्होंने ऐसा किया, यहाँ पीछे तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, लेकिन इन्होंने मुझे धोखा दिया है और जो भी मुझे धोखा देता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ये बात सुन के वो दोनों भाई बहन दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों इनसे कहते हैं, ब्रदर ज़ूफैन, हम दोनों ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, हमें फोर्स किया गया था, इन्होंने हमें डरा धमकाकर हमसे ये करवाया है। ज़ूफैन चिल्लाकर उन दोनों से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम दोनों ने ये कर दिया है, तुमने मुझे धोखा दे दिया है और अब तुम्हारे बचने की कोई चांसेस नहीं है, इसलिए तुम लोगों को मुझसे माफी मांगने की जरूरत भी नहीं। वो दोनों भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं, हमें बस मजबूर किया गया था, हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। मास्टर सॉन्ग उसे धमकी देते हुए कहते हैं, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी की फैमिली वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ज़ूफैन हंसते हुए कहता है, मैं तो यही देखना चाहता हूँ कि कैसे तुम सब लोग मुझे मारते हो, और साथ ही वो उसका गला दबा देता है। मास्टर सॉन्ग चिल्लाकर कहते हैं, जितने भी लोग हो जल्दी से आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो। वो अपने सारे एल्डर्स को अटैक करने का कहता है। वो सारे एल्डर्स जंप करते हुए ज़ूफैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़ूफैन अपने पंख निकालता है और अपनी पावर को रिलीज करता है, और सिर्फ उसकी पावर्स के रिलीज होने की वजह से ही वो सारे के सारे एल्डर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। जबकि अंकल सॉन्ग अपने पास से एक एरो निकालते हैं और उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं, तुम्हें तो मैंने बेवकूफ बना दिया, असल में ये एरो है जो तुम्हें मारने वाला है। ज़ूफैन उस एरो के सामने खड़ा होता है, उसे पता है कि वो एरो उसके ऊपर ज्यादा कुछ नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन उसी वक्त सॉन्ग की आन आगे बढ़ती है और ज़ूफैन के सामने आ जाती है और वो एरो सीधा उसके कंधे में लगता है। ज़ूफैन कहता है, इस लड़की को किसने कहा था मेरे सामने आने के लिए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये एरो वैसे भी मुझे नहीं मारने वाला था। सॉन्ग शू भी भागता हुआ उसके पास आ जाता है। ज़ूफैन सॉन्ग की आन को अपने हाथों में पकड़ लेता है। वो उसे कहती है, प्लीज हमें माफ कर दो, की फैमिली वालों ने हमें बहुत ज्यादा फोर्स किया था, अंकल ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि हम लोग सेकंड रेट फैमिली है, इसलिए हम लोग इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाए और हमें इनकी बात मानना पड़ी, तुम हमें मत मारो। अंकल बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और सॉन्ग की आन पर अटैक करने वाले होते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बने बनाए प्लान को फेल करने की। लेकिन ज़ूफैन वहाँ पर बैठे बैठे अपने पंख को आगे की तरफ बढ़ाता है और एक नोक बनाते हुए अंकल की चेस्ट में घुसा देता है और अंकल वहीं पर मर जाते हैं। ज़ूफैन कियान को उठा लेता और कहता है, अब तो यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा, सिर्फ इन दोनों बहन भाई के अलावा। ज़ूफैन उसके कंधे में से उस छोटे डैगर को निकालता है तो उसके ऊपर हरे रंग का कुछ लगा होता है। ज़ूफैन कहता है, लगता है इसके ऊपर पॉइजन लगा हुआ है। सोंगजू उससे कहता है, मुझे लगता है कि ये की फैमिली का सीक्रेट पॉइजन है। सोंगजू वहाँ से भागते हुए फार्मेसी की तरफ चला जाता है और कहता है, मैं इनकी फार्मेसी से तुम्हारे लिए कोई एंटीडोट ढूंढ कर लाता हूँ, तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। ज़ूफैन सॉन्ग कियान से कहता है, तुम्हारा भाई तो बहुत बड़ा उल्लू है, हालांकि इस पॉइजन को की पावर से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, फार्मेसी में जाने की क्या जरूरत है। सॉन्ग कियान उसे कहती है, हाँ मुझे पता है कि मेरा भाई बहुत बड़ा बेवकूफ है। ज़ूफैन उसे कहता है, मेरे सामने आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी से इस पॉइजन को निकाल देता हूँ अपनी की पावर को यूज करते हुए। फिर ज़ूफैन उसकी बैक में अपनी की पावर को इंसर्ट करता है और उसकी बॉडी के अंदर उस पॉइजन को लोकेट करने की कोशिश करता है। ज़ूफैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मैं तो इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन को ढूंढ ही नहीं पा रहा, पता नहीं इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन कहाँ पर है, क्या इसको पॉइजन दिया भी गया है या नहीं। फिर ज़ूफैन कहता है, हो सकता है शायद कोई ऐसा सीक्रेट पॉइजन हो जो कि मेरी की पावर से लोकेट नहीं किया जा सकता, लगता है कि की फैमिली वाले बहुत ही अच्छे पॉइजन बनाते हैं। ज़ूफैन से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मेरी की पावर से मैं तुम्हारी बॉडी से पॉइजन को निकाल पाऊंगा, इसलिए मुझे दूसरे मेथड को यूज करना होगा, मुझे मुंह लगाकर चूसना पड़ेगा। सॉन्ग कियान शर्माते हुए उससे कहती है, क्या तुम वाकई में ऐसा करने वाले हो। ज़ूफैन कहता, हाँ मुझे करना पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी से पॉइजन को निकालना जरूरी है। सॉन्ग कियान उसे कहती है, चलो फिर ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपना कंधा उसके सामने करती है। ज़ूफैन उसके कंधे पे मुंह लगाता है और उसके कंधे से ब्लड को चूस कर थूक देता है, लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं कि की फैमिली के एक बिग एल्डर यानी कि उनके ग्रैंडपा वो दरवाजे के पास छुपकर देख रहे होते हैं। ज़ूफैन उसका काफी सारा ब्लड चूस कर थूक देता है और कहता है, लगता है कि तुम्हारी बॉडी से अब सारा पॉइजन निकल चुका है, अब तुम खतरे से बाहर हो। कियान फिर से उसका शुक्रिया अदा करती है। ज़ूफैन उसे कहता है, जाओ जाकर अपने भाई को ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ। जबकि साथ ही ज़ूफैन सोच रहा होता है, मैंने पहले भी पॉइजन वाले ब्लड को चेक किया है, लेकिन उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता, वो तो बहुत ज्यादा क्रिंची होता है और बहुत ज्यादा कड़वा होता है, लेकिन इसका ब्लड तो बहुत ज्यादा मीठा है, ऐसे लगता है जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल ब्लड है, इसके अंदर पॉइजन है ही नहीं। लेकिन साथ ही ज़ूफैन अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे तो अपने हाथों पर, मेरे अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा, क्या मुझे पॉइजन दिया गया है या फिर उसकी बॉडी से पॉइजन को चूसते हुए मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है। और साथ ही ज़ूफैन नीचे गिर जाता है। उसी वक्त सॉन्ग कियान को दिखाते हैं जो कि किसी को इशारा करती है। ज़ूफैन अपने ऊपर की तरफ देखता है तो उसके ऊपर एक पिंजरा आकर
गिरता है। वो पिंजरा एक 4th लेवल का स्पिरिट वेपन होता है, डिफेंसिव स्पिरिट वेपन। जू फैन उस पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है। उसी वक्त दरवाजे के पीछे छुपे हुए बिग एल्डर वो भी हंसते हुए अंदर आ जाते हैं और उनके साथ और भी बहुत सारे एल्डर्स होते हैं। बिग एल्डर बाहर आ जाते हैं और जू फैन से कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन तुम तो हमारे जाल में फंस गए। अब तुम इस पिंजरे के अंदर से कभी नहीं निकल पाओगे। ये पिंजरा हमारी फैमिली का सबसे कीमती ट्रेजर है। ये एक 4th लेवल का मैजिक वेपन है। जू फैन भी बिग एल्डर की तरफ देखता है और कहता है, ये तो की फैमिली का टियानशान राम का मास्टर है। सोंगकियान जल्दी से बिग एल्डर के पास चली जाती है। मास्टर उसे कहते हैं, सोंगकियान तुमने और तुम्हारे भाई ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, तुम बहुत ज्यादा अच्छे होते जा रहे हो। सोंगकियान अंकल से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर दी। जू फैन सोंगकियान की तरफ देखता और कहता है, तो सारा प्लान इसी का था। बिग एल्डर हंसते हुए जू फैन से कहते हैं, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि तुम्हें पॉइजन कैसे दिया गया? थोड़ी देर पहले मेरे बेटे ने जो तुम्हारे ऊपर एक डैगर फेंका था उसके ऊपर कोई भी पॉइजन नहीं लगा हुआ था। उसके ऊपर तो बस ग्रीन कलर की कोटिंग थी जिसकी वजह से तुम्हें लगा शायद उसके ऊपर पॉइजन है और वो इसकी बॉडी के अंदर चला गया है, लेकिन असल में पॉइजन तो इसके कंधे पर लगा हुआ था। जब तुमने इसके कंधे पर से ब्लड को चूसने के लिए अपना मुंह लगाया था तब वो पॉइजन तुम्हारे मुंह के अंदर चला गया। और साथ ही बिग एल्डर उनके साथ बाकी के एल्डर भी हंसना शुरू कर देते हैं। अंकल सोंग का बेटा भी वहीं पर होता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को मारने की? तुमने मेरे डैड को मारा है, मैं अपनी डैड के मौत का बदला तुमसे जरूर लूंगा। जू फैन उनसे कहता है, मैंने इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बेगैरत किस्म के इंसान देखे हैं, लेकिन तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारी की फैमिली तो सारी की सारी बेशर्म है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जहाँ पर जितने भी एल्डर्स को मैंने मारा है वो सभी एक जाल के तौर पर थे। तुम सब ने उनको यूज किया मुझे यहाँ पर फंसाने के लिए। तुम सब लोगों को पहले से पता था कि वो सारे लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते और वो मेरे हाथों से मारे जाएंगे, फिर भी तुम लोगों ने उन्हें यहाँ पर भेजा। तुमने तो अपने बेटे को ही सैक्रिफाइस कर दिया और तुमने अपने बाप को। बिग एल्डर हंसते हुए कहते हैं, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैंने अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर दिया? अगर हम अपने बेटे को सैक्रिफाइस करके जोमिंग वैली की तरफ से एक हेड फैमिली बन सकते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मैंने सिर्फ यहाँ पर एक बेटा खोया है और कुछ एल्डर्स को। जब हम लोग जोमिंग वैली की तरफ से एक बड़ी फैमिली बन जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे एल्डर्स होंगे, हमारी फैमिली ग्रो करेगी, हमारी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मैंने ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया है, अपनी फैमिली को बड़ा बनाने के लिए। कुफैन कहता है, डीमन कल्टिवेटर्स भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, तुम भी बिल्कुल डीमन कल्टिवेटर्स की तरह ही कर रहे हो, लेकिन तुमने अपने बेटे को मरवा दिया, वो भी एक बड़ी फैमिली बनने के लिए। पहले तुम लोग एक 2nd क्लास की फैमिली थे, लेकिन अब तुम लोग जोमिंग वैली के 1st क्लास के कुत्ते बन जाओगे। लेकिन तुम्हारे ख्वाब बहुत ज्यादा छोटे हैं, तुम जोमिंग वैली का कुत्ता बनना चाहते हो, जबकि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता मैं तो इस पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना चाहता। बिग एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इस पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करना इतना भी आसान नहीं है। बिग एल्डर उसे कहते हैं, वैसे तो तुम बहुत ज्यादा समझदार हो और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। इतनी यंग एज में तुमने बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, तुम्हारा नाम इस वक्त पूरे कॉन्टिनेंट में है। अगर तुम्हारे सर पर इतना बड़ा इनाम नहीं होता तो मैं आज तुम्हें कभी भी नहीं मारता। जू फैन कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है? साथ ही जू फैन अपने माथे पे उंगली रखता है और अपनी ब्लू फायर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैंने जब 7th एल्डर को मारा था उसके मरने से पहले मैंने उसको कुछ कहा था, वही लास्ट वर्ड्स मैं तुमसे कहने वाला हूँ। जब हमारे पास एब्सोल्यूट पावर होती है तब तुम्हारे ट्रिक्स और ट्रैप्स हमारे सामने बिल्कुल बेकार हैं। जू फैन उसके पिंजरे के अंदर उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी ब्लू फायर को रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हारे ये सारे ट्रैप्स मुझे रोक नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है। वो सारे लोग जू फैन को उठकर खड़ा होते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसकी बॉडी के अंदर तो पॉइजन था, इसे यहाँ से उठना नहीं चाहिए था, और इसके माथे पर जो ब्लू लाइट कैसी है? क्या इसने अपनी इस ब्लू फायर की मदद से अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को क्योर कर लिया है? बिग एल्डर अपने साथियों से कहते हैं, तुम सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, वो लड़का अभी भी मेरे 4th ग्रेड मैजिकल वेपन के अंदर ट्रैप है, वो हम पर अटैक नहीं कर पाएगा, वो वहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। लेकिन उसी वक्त पलक झपकने की स्पीड से जू फैन बिग एल्डर के पीछे होता है और उसका हाथ उसके सर के करीब होता है। साथ ही नेक्स्ट सीन में जू फैन उसके सर को उखाड़ देता है, यानी कि उसका काम तमाम। जू फैन बिग एल्डर के सर को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है और उन सब की तरफ देखता है। वो सारे इतने ज्यादा घबरा जाते हैं और जू फैन की तरफ को देखकर कहते हैं, ये तो एक मॉन्स्टर है, ये एक डेविल है। बाकी के एल्डर्स सोंगशू के कजन से कहते हैं, यंग मास्टर आप यहाँ से चले जाएं, हम इसे यहाँ पर रोक कर रखते हैं, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। कजिन और वो दोनों बहन भाई भागना शुरू कर देते हैं, जबकि वो एल्डर्स जू फैन को वहाँ पर रोक कर रखते हैं। लेकिन जू फैन सिर्फ चंद ही सेकंड्स में उन बाकी के एल्डर्स को भी मार देता है। जू फैन कहता है, सिर्फ आधे महीने की कल्टीवेशन
सिचुएशन के बाद मेरे स्किल्स तो पहले से भी ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। अब तो मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। फिर ज़ूफेन दरवाजे की तरफ देखता और कहता है यहाँ का काम तो खत्म हो गया, लेकिन अभी 3 चूहे और हैं जिन्हें मुझे खत्म करना है, क्योंकि मैं यहाँ से किसी को भी भागने नहीं दे सकता। उन सब की मौत तय है क्योंकि वो तीनों शहर से बाहर भाग जाते हैं और वो भागते हुए कह रहे होते हैं हमें यहाँ पर मरना नहीं है, और वो तीनों बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। उसी वक्त ज़ूफेन का ब्लडी बेबी सबसे पहले कजन की बॉडी के आर पार होता है और वो कजिन वहीं पर मर जाता है। बाकी के दोनों भाई बहन वहीं पर रुक जाते हैं। ज़ूफेन भी उड़ता हुआ वहीं पर आ जाता है। ज़ूफेन उनसे कहता है तुम लोग तो भागने में उस्ताद हो, तुम्हारी स्पीड तो काफी ज्यादा है। सोंगकियान जल्दी से ज़ूफेन के सामने घुटने टेक देती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, हम लोग एक 3rd क्लास फैमिली से हैं, हम लोगों ने ये जानबूझकर नहीं किया। अंकल सोंग ने हमें मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए। अगर हम लोग जो नहीं करते तो की फैमिली वाले और जोमिंग वैली वाले, इसलिए हमने ये किया है। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो मुझे मार डालो, मेरे भाई को छोड़ दो। मेरे भाई ने इस सब में कुछ भी नहीं किया, मेरा भाई हमारी फैमिली का इकलौता मेल मेंबर है। ज़ूफेन कहता है तुम लोग तो बिल्कुल लू फैमिली की तरह हो, तुम लोग भी आखिरी 2 बचे हुए मेंबर हो, एक लड़की और एक यंग मास्टर। तुम्हारी सिचुएशन भी बिल्कुल सेम है। सोंगकियान से कहती है तुम्हारा मतलब तुम्हारी लू फैमिली से है। तुम्हारी लू फैमिली जब तुम्हें मिली थी उनकी हालत भी ऐसी ही थी। ज़ूफेन आसमान की तरफ देखता और कहता है हाँ तुम लोग लू फैमिली से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हो, इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा तुम लोगों को मारने का। ये बात सुनते ही वो दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये हमें नहीं मारने वाला। लेकिन साथ ही ज़ूफेन अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है और कहता है लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम दोनों लू फैमिली जैसे नहीं हो। लू फैमिली वाले बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन तुम दोनों कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, कुछ ज्यादा ही जीनियस हो। और साथ ही वो अपने ब्लडी बेबी को यूज करते हुए उन दोनों को वहीं पर मार देता है। और साथ ही ज़ूफेन कहता है अब वक्त आ चुका है रेन फ्लावर टावर में जाने का।